कदम रखे मीना की दुनिया में। तो जनाब, ये बात है 1 अगस्त 1932 की, जब मुंबई के छपरा मंजिल में रहने वाले अली बख्श और इकबाल बेगम के घर तीसरी बेटी पैदा हुई। आस बेटे की थी, मगर पैदा हो गई बेटी, तो बाप ने बच्ची को मनहूस करार दे दिया और छोड़ आया अनाथाश्रम। लेकिन फिर न जाने क्या ख्याल आया कि उसे वापस भी ले आए। मीना का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां कई कई दिन चूल्हा न जलता और आए दिन माँ बाप के बीच झगड़ा होता। यूं तो मीना कुमारी की माँ इकबाल बेगम उर्फ प्रभावती देवी रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान से थी, मगर वक्त की बार के आगे कौन इकबाल बेगम, कौन प्रभावती देवी। अली बख्श के हालात बद से बदतर हो रहे थे। तब एक दिन पंडित मोतीराम उनके पास आए और उन्होंने समझाया, अरे भाई, अपनी बच्ची महजबी चांद का टुकड़ा है। जाने क्यों मुझे यकीन है, अगर ये फिल्मों में ले ली जाए तो इसके भाग से ना सिर्फ तुम्हारे घर का चूल्हा जल सकेगा, बल्कि इसको देखने के लिए पब्लिक लाइनें लगाएगी, लाइनें। तो बस फिर क्या था, अगले ही दिन 9 बजते ही पंडित मोतीराम बाप और बेटी को सीधे विजय भट्ट के स्टूडियो पहुंचाया है। वहां भोली भाली बच्ची की शक्ल ने विजय भट्ट का मन मोह लिया और उन्होंने वहीं उसी वक्त उसे अपनी फिल्म लेदर फेस के लिए साइन कर लिया। ना सिर्फ साइन कर लिया, बल्कि साइनिंग अमाउंट का एक छोटा सा लिफाफा उसके नन्हे हाथों में भी दे दिया। ये लिफाफा नहीं था, अली बख्श की डूबती कश्ती का बादबान था। और बस यहीं से महजबी का बेबी मीना से मीना कुमारी बनने तक का 14 सालों का कड़ी मशक्कत का सफर शुरू हुआ। और उसके बाद 1952 का मुबारक साल आया, क्योंकि इस साल आई मदहोश, जो नाजरीन को मदहोश कर गई। वजह ये थी कि बतौर हीरोइन मीना कुमारी की ये पहली फिल्म थी। मदहोश के फौरन बाद आई बैजू बावरा, जो लोगों को बावरा कर गई। ये फिल्म उस साल की ही नहीं, बल्कि उस दौर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म ने मीना को नई पहचान दिलाई, उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया और रातों रात मीना कुमारी एक फिल्मी मजदूरन से नामवर हीरोइन बन गई। उन्हीं दिनों एक नई फिल्म नूरजहां के लिए नई हीरोइन की तलाश थी। इस फिल्म के डायरेक्टर साहब कमाल के डायरेक्टर थे। उनके असिस्टेंट एक दिन दौड़े दौड़े आए और एक कमाल की अदाकारा की खबर लाए। कहने लगे, हुजूर, लड़की कमाल का काम करती है। डायरेक्टर साहब मुस्कुराए और यूं गोया हुए कि भाई, कमाल का काम तो तब करेगी जब कमाल की फिल्म में काम करेगी। खैर, नाम क्या है, और तुम्हें इतना यकीन है तो आज ही मिलवाओ। तो बोले, हुजूर, नाम है उसका मीना कुमारी और मुरीद है उसकी दुनिया सारी। डायरेक्टर साहब ने एक डायलॉग तपाक से ये मारा, ऐसे बेतुके नाम की लड़की ना तो खूबसूरत हो सकती है, ना अच्छी अदाकारा। तो जनाब अड़ गए, कहने लगे, हुजूर, शक्ल ऐसी है कि स्टूडियो में आती है तो रोशनी हो जाती है, और जब अदाकारी पे आती है तो दुनिया उसकी जज्बात निगारी में खो जाती है। डायरेक्टर साहब माजी की बातों में खो गए और वो हीरोइन के लिए शायद काफी से कुछ ज्यादा ही परेशान थे। तो अगले ही दिन डबिंग स्टूडियो में छुपकर मीना को देख आए। देखकर उन्हें लगा कि जो भी बाकर ने, उनके असिस्टेंट ने कहा था, सही कहा था, बल्कि जरा कंजूसी से काम लिया था। देर करना मुनासिब नहीं था, इसलिए अगले ही दिन उन्होंने मीना के बाप को बुलाकर शीशे में उतार लिया। अब डायरेक्टर साहब अपनी किस्मत पर नाज़ा थे। ये कमाल ही था कि कमाल की अदाकारी करने वाली कमाल की हीरोइन कमाल से पौने पौने में हाथ आ गई थी। एक तरफ तो मीना का फिल्मी सफर उड़ान भर रहा था, पर दूसरी तरफ उन्हें अपने पढ़े लिखे ना होने की कमी महसूस हो रही थी।
असल में बचपन में ख़ानदान की गाड़ी खींचने की वजह से इतना वक्त ही कहाँ था कि वो स्कूल जाती, पढ़ाई करती। पर उनको पढ़ने लिखने का बेहद शौक था। तो अब शूटिंग के बिजी शेड्यूल के बीच में भी वो उर्दू की, हिंदी की, अंग्रेज़ी की इब्तदाई किताबें पढ़ती रहती थी। और मौजज़ा ये था कि इब्तदाई किताबें पढ़ते पढ़ते वो अच्छा खासा लिखने भी लग गई थी। गज़लें लिख रही थी, नज़में लिख रही थी। और मज़े की बात ये थी कि उन्हें अंग्रेज़ी बोलना, लिखना, पढ़ना भी आ गया था, जो खुद डायरेक्टर साहब को नहीं आता था। तो जनाब, ये उमंगों का, खुशियों का, कामयाबियों का, कामरानियों का अजब ज़माना था। हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर की जिद थी कि उसे अपनी फिल्म में मीना को ही लेना है। मीना हिट फिल्म की गारंटी बन गई थी। लेकिन यहाँ भी बदकिस्मती उनके साथ साथ थी। एक रोज़ जब वो पुणे से शूटिंग करके लौट रही थी, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। सर में बहुत चोटें आईं, बचना मुश्किल था। एक हाथ इतना कुचल गया था, लगता था काटना पड़ेगा। खैर, हाथ तो बच गया, लेकिन एक उंगली काटनी पड़ी। ये बात जब डायरेक्टर साहब को पता चली तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो आनन फानन वहां पहुंचे। इन्फ्लुएंशियल आदमी थे, तो इलाज का सारा इंतजाम वही देखने लगे। एक से एक डॉक्टर लेकर आए, कई ऑपरेशन उन्होंने करवाए। मीना को इतनी तवज्जो, इतना प्यार पहले कभी कहाँ मिला था। डायरेक्टर साहब उम्र में दुगने थे, दो दो बीवियों के जहांदीदा शौहर थे, लेकिन एक नई लव स्टोरी वहीं अस्पताल में लिखने लगे। अस्पताल में वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मीना के साथ गुजारते, पर काम भी तो करना था। तो जब मीना के साथ ना होते तो दोनों एक दूसरे को ख़त लिखा करते थे और ख़त में एक दूसरे को प्यार के नाम से पुकारते थे। क्या कहते थे वो? ये उनकी मंजू थी और डायरेक्टर साहब मंजू के चंदन। तो जनाब, मीना के ठीक होते होते दोनों काफ़ी करीब आ गए थे। करीब ही नहीं, जिया में भी समा गए थे। पिया है सोजिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। पिया है सोजिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझी वो आए गयो रे, हर आहट पे समझी वो आए गयो रे। झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। पिया है सोजिया में समाए गयो रे। ख्वातीनो हजरात, मीना कुमारी की कामयाबी से उनके घर दौलत का सैलाब आ गया। तो बाप ने दोनों हाथों से बेटी की कमाई को लुटाना शुरू कर दिया। घर की एक पुरानी मुलाजमा से उनका खुफिया अफेयर था, जो बात शादी तक जा पहुंची। मीना को ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी और बाप से इस बात पर उनका खूब झगड़ा हुआ। फिर गुस्से में वो बाप का घर छोड़ के सीधा डायरेक्टर साहब के घर पहुंच गई। तब तक किसी को ये मालूम नहीं था कि दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं। खैर, शादी तो कर ली, शौहर के घर भी पहुंच गई, लेकिन बहुत जल्द मीना को एहसास हुआ कि शौहर का मकसद प्यार नहीं, कुछ और था। मीना बेरी से छूटकर बबूल में जा फंसी थी। मीना के पैसे ने डायरेक्टर साहब को प्रोड्यूसर बना दिया। उनका काफ़ी बड़ा स्टूडियो भी अंडर कंस्ट्रक्शन था और अब अपने वक्त की सबसे बड़ी फिल्म पाकीज़ा पर काम शुरू हो चुका था। इस फिल्म के लिए मीना ने अपनी पूरी जान लगा दी। इसकी कॉस्ट्यूम्स और ज्वेलरी के लिए वो खुद हैदराबाद और जयपुर गईं, बल्कि कई फिल्में तो उन्होंने पाकीज़ा को फाइनेंस करने के लिए की।
लेकिन इनसिक्योर शौहर की जलन और हसद इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने अपना एक गुर्गा उनकी जासूसी पर लगा दिया। और एक रोज जब फिल्म पिंजरे के पंछी के सेट पर एक नए शायर साहब मीना को अपना कलाम सुना रहे थे, ये गुर्गा बड़ी बदतमीजी से अंदर घुस आया और शायर साहब को बाहर निकालने लगा। मीना ने रोकना चाहा तो उस बदतमीज, उस जलील इंसान ने अपने वक्त की सबसे बड़ी अदाकारा के दाहिने गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। ये थप्पड़ नहीं था, ताबूत की आखिरी कील था। और जब इस बात पर शौहर ने भी कुछ न कहा, कुछ न किया, तो मीना ने उसी वक्त उस कमजोर इंसान का साथ छोड़ दिया और फिर कभी उस दर पर नहीं गई। वो अपने बहनोई महमूद के घर पर रहने लगी। मीना कुमारी के घर छोड़ने के बाद लोगों ने बीच बचाव की भी कोशिशें की, तो उनका कहना था, ठीक है मैं चली जाऊंगी, तो आकर ले जाए। तो इस पर शौहर का कहना था, वो खुद गई हैं तो खुद आए। बस फिर हुआ ये कि ना वो लेने आए और ना ये गईं। लेकिन कहते हैं ना कि दिन सबके बदलते हैं। तो कुछ दिनों बाद मीना से पाकीज़ा पूरी करने के लिए खुशामद की जाने लगी। और जब सारे पैंतरे फेल हो गए तो शौहर ने बीवी के नाम अखबारों में एक खुला खत लिखा और उनसे पाकीज़ा पूरी करने के लिए भीख मांगी। इस भीख पर मीना ने 9 लाइनों की एक नज्म लिखी। सुनिए क्या लिखती हैं वो कहती हैं, लालच को भीख का नाम न दो, लालच को भीख का नाम न दो, ये कर्ज है, इसे कर्ज कहो। उस वक्त की तुम कुछ फिक्र करो जब तुम्हें ये कर्ज चुकाना है। तब साया भी साथ ना होगा और फिर ये ना कहना घबरा के, एक हमारा साया था जो पहले था। ये कर्ज है, इसे कर्ज कहो, लालच को भीख का नाम न दो। कनु, मुझे लगता है कि मीना ने गम को अपना हमसाया, अपना हमसफर बिल्कुल। बना लिया था। बिल्कुल वो दर्द के टुकड़े चुनती थी, गम बटोरती थी और अपने अंदर समो लेती थी। बिल्कुल। उन्होंने लिखा है, टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली। जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। 1964 में मीना का तलाक हो गया और तब उन्होंने शौहर से कहा, तलाक तो दे रहे हो नजरे कहर के साथ, मेरी जवानी भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। शौहर से अलग होने के बाद मीना की जिंदगी में धर्मेंद्र आए। मीना ने अगर वाकई किसी को पूरी शिद्दत से दीवानगी की हद तक चाहा तो वो धर्मेंद्र थे। लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते उन्होंने भी मीना का साथ छोड़ दिया। मीना के हर करीबी इंसान ने, हर दोस्त ने उन्हें खिलौना समझा। उनकी जिंदगी में इतनी बेचैनियां, इतने गम समो दिए कि वो ट्रेजेडी क्वीन बन गई। मीना के गमों से न जाने कितने डायरेक्टर्स, कितने प्रोड्यूसर्स का फायदा हुआ। अगर वो ट्रेजेडी क्वीन कहलाईं तो इसका सहरा उनके गम बेचने वालों के सर भी जाता है। बिल्कुल सच बात कही कनु। उनकी जिंदगी एक ट्रेजेडी ही तो थी। जिस मोहब्बत की उन्हें तलाश थी, जिस सहारे को वो ढूंढा करती थी, वो तो उन्हें नसीब हुआ नहीं, बल्कि शराब उनका सहारा बनती गई। वो अल्कोहलिक हो गई और शराब ने मरते दम तक उनका साथ नहीं छोड़ा।
उन्होंने लिखा है, आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। गमों का मंजर ऐसा छाया कि मीना बहुत बीमार रहने लगी। डॉक्टर ने शराब छोड़ने की सख्त हिदायत दी। कुछ दिन तो वो अमल करती, लेकिन छिपकर फिर पीने लगती। हर दिन वो पाकीज़ा मुकम्मल करती जाती और मौत से एक कदम और नज़दीक होती जाती। और फिर 1 मार्च 1972 को उम्र की 39 खजाएं देखकर अदाकारी के आसमां का ये तन्हा चांद हमेशा के लिए गुरूब हो गया। उनकी मौत की खबर जब नरगिस को मिली तो उन्होंने एक मजमू लिखा। वो कहती हैं, मीना को मौत मुबारक हो। मीना मर गई, बहुत अच्छा हो। मिट्टी मिट्टी में मिल गई। हर जानने पहचानने वाले ने उसे मिट्टी का एक खिलौना समझा और खिलौना बनाए रखा। सचमुच में मीना को भी खिलौना बनने की आदत हो गई थी। मीना कुमारी इंसान नहीं, अदाकारी के फन पर लिखी हुई एक मुकम्मल किताब थी, जिसको पढ़ना और समझना हर अदाकारा, हर फनकारा के लिए जरूरी है। मीना ने हमेशा हर शख्स का भला चाहा, कभी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की। अगर उसने किसी के साथ सचमुच जुल्म किया तो वो खुद महजबी की जात थी। मीना सारे जहां को तन्हा छोड़कर चली गईं। एक दौर का दौर अपने साथ लेकर चली गईं। एक शेर याद आ रहा है, न हाथ थाम सके, न पकड़ सके दामन। न हाथ थाम सके, न पकड़ सके दामन। बड़े करीब से उठकर चला गया कोई।